अब चलिए रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है? कॉन्करेंट कंडीशंस regarding delivery and payment। इसका मतलब ये कहता है कि seller should be ready and willing to deliver the goods and buyer should be ready and willing to pay for the price of the goods। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है? effect of part delivery। part delivery is equals to delivery, मतलब पूरा डिलीवरी कब मानेंगे? when parties intend it to do so or part delivery is equals to no delivery। कब होता है? when parties do not intend to do so। अच्छा, ये रूल भी हो गया। अब थर्ड रूल क्या कहता है? buyer to apply for delivery। buyer to apply for delivery मतलब बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा सेलर के पास कि यस आई एम रेडी एंड विलिंग टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तभी सेलर, सिर्फ तभी और तभी सेलर गुड्स का डिलीवरी देगा। फोर्थ होता है प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी इसमें दो कंडीशन आता है। पहला होता है सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब होता है तो गुड्स, मतलब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तब गुड्स जहां पे रहता है वहीं पे गुड्स का डिलीवरी माना जाए। और जब एग्रीमेंट टू सेल होता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट होता है, तब मतलब व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटेड, तब देखना पड़ता है कि गुड्स कहां पे लाई कर रहे हैं। जहां पे गुड्स लाई करता है वहीं पे गुड्स का डिलीवरी माना जाएगा। और मान लीजिए एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया पर अभी तक गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, तो जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होके तैयार होगा वहीं पे गुड्स का डिलीवरी माना जाएगा। तो ये फोर्थ रूल भी हो गया। अब आता है फिफ्थ रूल। ये कहता है टाइम ऑफ डिलीवरी। देखिए डिलीवरी का वक्त क्या होगा, कैसे पता चले? पहले तो टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा रहेगा कि डिलीवरी कब होगा, तो उस हिसाब से सेलर डिलीवरी करेगा। पर अगर टर्म्स में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, साइलेंट है टर्म्स,
कॉन्ट्रैक्ट का, तब डिलीवरी शुड बी मेड विदाउट मेकिंग एन इनऑर्डिनेट डिले। ध्यान देना ये वर्ड पे, इनऑर्डिनेट डिले मतलब एक रीजनेबल टाइम पे डिलीवरी हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए टर्म्स पे ऐसा लिखा है कि विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, या फिर ऐसा कुछ लिखा जा रहा है कि forthwith, तब सेलर शुड डिलीवर द गुड्स इमीडिएटली। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के साथ मतलब होने के बाद सेलर शुड इमीडिएटली डिलीवर द गुड्स टू द बायर। ये हो गया टाइम ऑफ डिलीवरी। फिफ्थ रूल भी हो गया। सिक्स्थ रूल कहता है गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। याद कीजिएगा मैंने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एक एग्जाम्पल बोला था जहां पे मिस्टर ए मिस्टर बी, मैं फिर से वो एग्जांपल कह देता हूं एक बार। मान लीजिए मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी एक बायर। अब मिस्टर ए और मिस्टर डी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर ए मिस्टर डी को 100 बैग्स ऑफ शुगर देगा। अब मान लीजिए मिस्टर सी के गोडाउन पे ये 100 बैग्स ऑफ शुगर लाई कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है पर थर्ड पार्टी है, तो इसका पोजीशन में है गुड्स। अब ये कंडीशन आता है, देखना पड़ेगा क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर किया था। अगर कर देता है तो मिस्टर सी को इंफॉर्म नहीं करना पड़ेगा मिस्टर बी को कि मेरे पास आपका गुड्स है। और अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं ट्रांसफर करता है तब मिस्टर सी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा मिस्टर डी को कि हाँ मेरे पास आपका गुड्स है। ये हो गया गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। अब और एक रूल आता है, वो कहता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि डिलीवरी का एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, तब in that condition seller will bear or bond all the expenses of the delivery। ये हो गया 7th पॉइंट। अब और एक पॉइंट आता है, वो कहता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी मान लीजिए शॉर्ट डिलीवरी हो गया, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्टेड था, जितना गुड्स आने वाला था, जितना कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स था कि वो आएगा उससे कम गुड्स आए, या फिर एक्सेस डिलीवरी हो गया कि जितना कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स था उससे ज्यादा आ गया, या फिर मिक्स डिलीवरी हो गया कि कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स तो आया उसके साथ साथ कुछ गुड्स ऐसा भी आया जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं था सेलर के साथ। तो इसमें बायर का क्या रेमेडी होगा? शॉर्ट डिलीवरी होने पे बायर या तो गुड्स रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकता है एंड पे एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट।
या तो वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है, और जितना गुड्स आया सिर्फ उसी का पेमेंट वो करेगा। दूसरा पॉइंट आता है एक्सेस डिलीवरी। इसमें भी पहला पॉइंट सेम, या तो वो गुड्स रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड वन एंड रिजेक्ट द रेस्ट। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड जितना था उतना ही उसने एक्सेप्ट किया और बाकी का वो रिजेक्ट कर देता है, या फिर एक्सेप्ट द होल, पूरा का पूरा वो एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी हो गया। और लास्ट मिक्स डिलीवरी, ये भी बाकी की तरह पहला पॉइंट कहता है कि बायर पूरा का पूरा गुड्स रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर और एक्सेप्ट the contracted one and reject the rest। तो ये हो गया डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब और एक पॉइंट आता है, वो कहता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। इसका मतलब अगर बायर और सेलर के बीच एग्रीमेंट हुआ कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में सेलर देगा और बायर ऑन इंस्टॉलमेंट डिलीवरी लेगा, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो बायर इज नॉट बाउंड टू टेक डिलीवरीज ऑन इंस्टॉलमेंट। ये पॉइंट भी क्लियर है। और एक रूल आता है, ब्रीच एंड रेपुडिएशन। ब्रीच एंड रेपुडिएशन, मान लीजिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में था कि सेलर ऑन इंस्टॉलमेंट बायर को गुड्स देगा और बायर जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आएगा वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट वो करेगा। अब ये पॉइंट का मकसद ये है कि ये बताता है अगर सेलर्स ब्रीच होता है तो बायर क्या करेगा, और अगर बायर्स ब्रीच होता है तो सेलर क्या करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, सेलर क्या लेके डील करता है, गुड्स का डिलीवरी। तो वो कहां पे मतलब ब्रीच कर सकता है, वो डिलीवरी पे ब्रीच कर सकता है। तो मान लीजिए या तो उसने नो डिलीवरी कर दिया, मतलब डिलीवरी हुआ ही नहीं, उसने डिलीवरी किया ही नहीं, और डिफेक्टिव डिलीवरी करता है। इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट में, एक या फिर उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट में मान लीजिए वो डिफेक्टिव डिलीवरी कर देता है। अब बायर का क्या रेमेडी है, मतलब लॉ क्या बताता है, बायर क्या ऑब्लाइज्ड मींस डू द बायर हैव द ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द रिमेनिंग गुड्स। नो, बायर डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन। बायर is not under any obligation to accept the rest। ये कहता है बायर का ये रेमेडी है, बायर हैज नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द रिमेनिंग गुड्स। और बायर का ब्रीच, बायर कहां पे ब्रीच कर सकता है, मान लीजिए उसने डिलीवरी नहीं लिया,
रिफ्यूजल टू टेक, नहीं ये होगा रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी, या तो उसने डिलीवरी लेने में मना कर दिया, और refuses to pay the price for any one or more installment। तो इस केस में भी सेलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे रिमेनिंग डिलीवरी करना है। तो इस ब्रीच से क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा रिपुडिएट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, या फिर एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम फॉर कंपेंसेशन फ्रॉम द पार्टी एट फॉल्ट? ये पता चलेगा फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से ये पता चलेगा। अब चलिए और एक पॉइंट आता है, वो कहता है डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंगर। डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंगर, इसमें तीन चीज होते हैं। पहला कंडीशन मैं बताता हूं, मान लीजिए सेलर ने कैरियर को गुड्स दे दिया फॉर डिलीवरिंग इट टू द बायर। अब जब सेलर कैरियर को गुड्स दे देता है तब ये मतलब डिलीवरी, ये डीम डिलीवरी हो जाता है, मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गया, ठीक है। अब और एक चीज आता है कि सेलर जब कैरियर को गुड्स देता है, कैरियर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में उसे आना चाहिए। ही विल बी इन कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। वो बायर का होके वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा कैरियर के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए आएगा ताकि गुड्स मतलब एक सेफ ट्रांसमिशन हो बायर के पास, गुड्स को कोई डैमेज ना हो। अगर मान लीजिए सेलर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है कैरियर के साथ, then if the goods are damaged, buyer might refuse to take the delivery of the goods, ठीक है। और मान लीजिए गुड्स थ्रू सी ट्रैवल कर रहे हैं, बायर के पास, सेलर से बायर के पास थ्रू सी गुड्स जाएगा। अब सेलर का एक ड्यूटी बनता है कि वो बायर को एक नोटिस दे कि गुड्स आर ट्रैवलिंग थ्रू सी टू एंड गुड्स आर कमिंग to you through sea, so you should insure the goods। और अगर सेलर ये नोटिस बायर को नहीं देता है और कुछ भी कारण से गुड्स डैमेज्ड हो जाता है, then seller will be held responsible। अब और एक पॉइंट आता है, ये कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स at a distant place, delivery of goods at a distant place। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक जगह फिक्स था जहां पे सेलर को डिलीवरी करना था। अब बायर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सेलर को कहता है कि नहीं, मुझे कहीं और डिलीवरी लेना है। तो अब सेलर अगर एग्री कर भी जाता है कि हाँ मैं आपको जहां पे आप कह रहे हैं मैं वहां पे डिलीवरी कर दूंगा, अगर एग्री कर भी जाता है, स्टिल बायर विल बियर द रिस्क इफ द गुड्स आर डिटोरिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ये हो गया 12th पॉइंट। 13 ये क्या कहता है, बायर्स राइट of examining goods, buyer's right of examining goods।
मतलब अगर बायर को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिला है गुड्स एग्जामिन करने का, तो आफ्टर डिलीवरी सेलर शुड गिव बायर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स एंड देन एक्सेप्ट द गुड्स। ये हो गया 13 और एक रूल हो गया ये। अब और एक रूल क्या कहता है? एक्सेप्टेंस बाय बायर, एक्सेप्टेंस बाय बायर, दिस इज इक्वल टू, मतलब दिस इज सेम एज सेक्शन 24। सेक्शन 24 में था सेल ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, उसमें ये सेम चीज कहा गया था। इसमें जो है उसमें वही है। क्या कहा गया था कि बायर या तो सेलर को बता देगा कि मैंने आपका गुड्स ले लिया, या फिर बायर ऐसा कोई कंडक्ट करेगा जिससे पता चले कि ओनरशिप बायर का है, सेलर का नहीं है, या फिर एक रीजनेबल टाइम सेलर ने बायर को दिया था कि इसके बाद मैं पकड़ूंगा कि आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, और वो रीजनेबल टाइम पार हो गया, तो उससे पता चलेगा कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। अब और एक पॉइंट आता है, वो है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। इसको लेके अब डिस्कस करेंगे। बायर not bound to return the rejected goods। मान लीजिए बायर के पास डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया और बायर गुड्स को रिफ्यूज करता है लेने में, एक्सेप्ट नहीं करता, तो इतना बायर के लिए काफी है कि अगर वो सेलर को बता दे कि मैं आपका गुड्स नहीं ले रहा हूं, इतना बायर के लिए काफी है। उसका कुछ जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स को वापस करे सेलर को, उसका कुछ भी जिम्मेदारी नहीं। पर मान लीजिए जब वो सेलर को बताता है, सेलर रिफ्यूजेस टू टेक बैक हिज गुड्स, सेलर हिमसेल्फ रिफ्यूजेस टू टेक बैक हिज गुड्स, तब बायर क्या बन जाता है? बायर बन जाता है बेली। बायर तब बेली ऑफ द गुड्स बन जाता है एंड ही विल चार्ज द सेलर फॉर द कस्टडी ऑफ द गुड्स। अब और एक पॉइंट आता है, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर refusal of delivery of goods। liability of buyer for refusal of delivery of goods मतलब मान लीजिए seller is ready to make his delivery but buyer refuses to take such delivery after such request। तो इसमें क्या होगा? seller अगर कोई भी लॉस occasion, if any loss is occasioned for refusal of taking such delivery, then seller will charge the buyer for that loss, as well as seller becomes the belly in this case, so seller will also charge the buyer for the custody of the goods।